प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हर घर पाठशाला के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्तमान जो चैप्टर है आपका, इसका नाम है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। इसके अंतर्गत अभी हम प्रवाहित जल द्वारा निर्मित होने वाली स्थलाकृतियों की बात करेंगे, जिनको हम दो भागों में बांट करके उनका अध्ययन करेंगे। अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ और जल निक्षेपित स्थलाकृतियाँ। नदियाँ प्रवणता संतुलन का एक महत्वपूर्ण साधन हैं। नदी का जल जमीन पर बहते समय अपक्षय द्वारा तोड़ी हुई चट्टानों के टुकड़ों को अपने साथ बहाकर ले जाता है। नदी के इस कार्य को नदी परिवहन कहते हैं। नदी में बहने वाली सामग्री को नद भार या लोड ऑफ द रिवर कहते हैं। नदी भार की सहायता से नदी अपने तल तथा किनारों को रगड़ती है। नदी की इस क्रिया को नदी अपरदन कहते हैं। जब नदी का वेग कम हो जाता है तो वह अधिक नद भार को बहाकर ले जाने में असमर्थ हो जाती है, जिससे नदी भार का निक्षेप होना आरंभ हो जाता है। नदी की इस क्रिया को नदी निक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार नदी प्रवणता संतुलन के कारक के तौर पर परिवहन, अपरदन और निक्षेपण का कार्य करती है। नदी के संपूर्ण मार्ग को उसके जन्म से लेकर उसके अंत तक को हम तीन भागों में बांटकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। ऊपरी मार्ग अर्थात उसकी युवावस्था, मध्य मार्ग अर्थात उसकी प्रौढ़ावस्था तथा निचला मार्ग अर्थात नदी की वृद्धावस्था। युवावस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियाँ उथली वी आकार की घाटियाँ बनाती हैं, जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या संकरे बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक चौड़े व समतल होते हैं, जिनमें दलदल व झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गभीरभूत हो जाते हैं। जहाँ अनावरित कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, वहाँ जल प्रवाह व क्षिप्रिकाएँ बनती हैं। नदी की दूसरी अवस्था या इसका मध्य मार्ग जो होता है, उसको हम नदी की प्रौढ़ावस्था भी बोलते हैं। इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियाँ भी इसमें आकर मिलती हैं। नदी घाटियाँ वी आकार की होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती है। युवावस्था में निर्मित समतल, विस्तृत और अंतर नदीय दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक स्पष्ट होते हैं। जल प्रपात व क्षिप्रिकाएँ इस अवस्था में नहीं बनती। तीसरी अवस्था होती है नदी की वृद्धावस्था। इसका निचला मार्ग जब नदी किसी बड़ी झील या समुद्र में जाकर के मिलने वाली होती है। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम होती हैं और ढाल मंद होती है। नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झीलें आदि बनाती हैं। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं, जिनमें नदी दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। अब हम बात करेंगे नदी के द्वारा अपरदन निर्मित स्थलाकृतियों की। नदी का जल बहते समय नदी के तल और किनारों की चट्टानों को रगड़ता रहता है। नदी के इस कार्य को नदी अपरदन कहते हैं। नदी अपरदन मुख्यतः नदी में जल की मात्रा से प्रभावित होता है, अर्थात जल की मात्रा जितनी अधिक होगी, अपरदन की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। दूसरा इसमें होता है नदी के जल का वेग। नदी का वेग जितना ही अधिक होगा, अपरदन की मात्रा उतनी अधिक होती है। तीव्र वेग से बहने वाली नदियाँ अधिक नद भार को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं और इस सामग्री द्वारा नदी तल और किनारों की चट्टानों पर तीव्र प्रहार करती हैं, जिससे वे शीघ्र टूट जाते हैं। इसके साथ ही एक और चीज़ मैटर करती है, जो है नदी की ढलान, अर्थात नदी तल का ढाल जितना खड़ा होगा उतना ही नदी का वेग बढ़ जाएगा, फलस्वरूप अपरदन कार्य अधिक होगा। तथा चौथा जो मुख्य बिंदु है इसमें, वो है चट्टान, नदी के रास्ते में आने वाली चट्टानों के लक्षण।
नदी अपरदन की मात्रा नदी के रास्ते में पड़ने वाली चट्टानों के लक्षणों पर भी निर्भर करती है। मृदुल चट्टानें नदी द्वारा शीघ्र टूट जाती हैं, जबकि कठोर चट्टानें धीरे धीरे टूटती हैं। नदी अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में सबसे प्रमुख स्थलाकृति है वी आकार की घाटी। जल की मात्रा कम होने पर भी गति तेज होने से इसकी भार ढोने की शक्ति और परिणामस्वरूप अपरदन शक्ति अधिक होती है। इससे सीधी खड़ी ढलानों वाली संकीर्ण घाटी बनती है, जिसका आकार अंग्रेजी भाषा के वी अक्षर से मिलता जुलता होता है। इस स्थिति में नदी के तल का नीचे की ओर उसके किनारों की अपेक्षा अधिक अपरदन होता है तथा इस प्रकार से वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। आगे है महाखड्ड या गॉर्ज। लगातार नीचे की ओर अपरदन से गहराई बढ़ती रहती है और जो साइड का अपरदन है वो कम होता है तथा नीचे की ओर का अपरदन अधिक होता है, जिससे कि महाखड्डों या गॉर्जेस का निर्माण होता है। इस प्रकार के जो गॉर्जेस हैं वो ब्रह्मपुत्र, कोसी, सतलुज आदि नदियों में काफ़ी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अपरदन निर्मित अगली स्थलाकृति है गहरे महाखड्ड या कैनियन। कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में नदी घाटियाँ कम चौड़ी होती हैं। यहाँ बहने वाली बारहमासी नदियाँ अपने किनारों से बहुत नीचे गहराई में बहती हैं। इनके किनारे अपक्षय के अभाव से टूटते नहीं और दीवारों के रूप में सीधे खड़े रहते हैं। इन्हें गहरे महाखड्ड या कैनियन कहते हैं। इसका उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी की घाटी है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर तक गहरी है। एक और प्रमुख स्थलाकृति जो कि नदी के जल द्वारा अपरदन से निर्मित होती है, उसको बोलते हैं जलगर्तिका या पॉट होल्स। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में लगातार घूमते रहते हैं, जिनसे कि जलगर्तिकाओं का निर्माण होता है। एक बार छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़, पत्थर व गुलाशम इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता चला जाता है। यह गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी हो जाती है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जलगर्तिका का निर्माण होता है, जो जल के ऊंचाई से गिरने व उसमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड प्लंज पूल कहलाते हैं। ये कुंड भी घाटियों को गहरा करने में सहायक होते हैं। अन्य स्थल रूपों की भांति जलप्रपात भी बदलते स्वरूप हैं, जो धीरे धीरे पीछे हटते रहते हैं और जलप्रपात का ऊपरी तल धीरे धीरे आधार तल के बराबर हो जाता है। जलप्रपात नदी के मार्ग में अचानक ऊंचाई से पानी के गिरने से झरने अथवा जलप्रपात बनते हैं। नदी के मार्ग में क्षैतिज पड़ी नरम चट्टानों के अपरदन के बाद कठोर चट्टानों के ऊपर से पानी तेजी से एकदम नीचे गिरता है, अथवा जब नदी की धारा किसी चट्टानी कगार के ऊपर से सीधे नीचे गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। इसके नीचे की नरम चट्टानें भी कट जाती हैं। पानी गिरने के स्थान पर अपरदन से निर्मित कुंड, जैसे कि आपको पहले बताया, वो प्लंज पूल कहलाता है। पठारी कगारों और पुरानी ग्लेशियरी लटकती घाटियों में नदी के बहने से भी पानी एकदम गिरता है और वहाँ पर भी जलप्रपात बनते हैं। जल के लगातार गिरते रहने से कगार का किनारा टूट जाता है। इससे जलप्रपात पीछे पीछे खिसकता रहता है। नदी के मार्ग में आर पार ऊंची बड़ी चट्टान से बड़ा प्रपात अथवा कई प्रपात यदि बन जाएं तो इन्हें हम कैटारैक्ट्स भी कहते हैं या महाप्रपात भी इनको कहते हैं। क्षिप्रिकाएँ या रैपिड्स। यदि नदी तल पर कोई कठोर चट्टान मुड़ी अथवा उभरी हुई हो तो जल की धारा उछलती हुई नीचे की ओर बहती है। इसे क्षिप्रिकाएँ कहते हैं। इसके ऊपरी और निचले भागों में चट्टानों का अपरदन होता रहता है, परंतु यह कठोर चट्टान इस कार्य में बाधा पहुंचाती है। कई बार नदी के मार्ग में अनेक क्षिप्रिकाओं का विकास हो जाता है, जिन्हें सोपानीपात भी कहते हैं। नदी कगार या रिवर क्लिप्स। नदी का मार्ग घुमावदार होने से जहां एक किनारे को काटती है तो ठीक उसके सामने वाले किनारे पर मलबा जमा करती है। जिस किनारे को नीचे से काटती है उसकी मिट्टी कुछ देर के बाद ढहकर
नदी में ही गिर जाती है। इस प्रकार वहाँ खड़ी ढाल अथवा कगार बनते हैं, जिनको कि हम नदी कगार के नाम से जानते हैं। ये थे प्रमुख स्थल रूप जो कि नदी के द्वारा अपरदन प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। अब हम बात करेंगे प्रवाहित जल द्वारा निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप। जब नदी का वेग कम हो जाता है तो वह अधिक नदभार को बहाकर ले जाने में असमर्थ हो जाती है, जिससे नदभार का निक्षेप होना आरंभ हो जाता है। नदी की इस क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। नदभार का अधिकांश भाग नदी अपने किनारों पर, मुहानों पर और मार्ग में अपने तल पर निक्षेपित कर देती है। कुल नदभार का लगभग 1/4 भाग ही समुद्र तक पहुंच पाता है। निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में हम सबसे पहले बात करेंगे जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु की। जब कोई नदी पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है तो ढाल के एकदम कम होने से नदी का वेग भी कम हो जाता है। पर्वतीय भाग में नदी का वेग अधिक होने के कारण उसमें बहुत अधिक नदभार होता है, परंतु मैदानी भाग में वेग एकदम कम होने से नदी नदभार को बहाकर ले जाने में असमर्थ हो जाती है, जिससे यह नदभार पर्वतीय कंदरा के मुख के बाहर एक अर्धवृत्ताकार रूप में फैल जाता है। अर्धवृत्ताकार रूप में फैले इस नदभार के खंड को ही जलोढ़ पंख कहा जाता है। कई बार जलोढ़ पंखों पर नदभार के अधिक निक्षेपण से वे अधिक ऊंचे हो जाते हैं और इनका ढलान तीव्र हो जाता है। इस प्रकार की रचनाओं को जलोढ़ शंकु कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में नदी का वेग कम हो जाता है। घुमावदार रास्ता बनते बनते नदी का तल चौड़ा होता रहता है। नदी की जलधारा घुमाव की एक तरफ अपरदन करती चली जाती है और दूसरी ओर रेत मिट्टी का निक्षेप करती है। यह नदी मार्ग के साथ साथ एक कम चौड़ी पेट्टी जैसा क्षेत्र होता है, जिसे हम बाढ़ का मैदान कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध या लेवीज। नदी की गति धीमी होने से मलबा इसके तल पर जम जाता है। इसकी मात्रा किनारों की ओर नदी के मध्य भाग की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि किनारों की तरफ जल मार्ग में रुकावट अधिक होती है। इससे नदी का तल ऊंचा उठने के साथ साथ इसके किनारे भी मलबा जमा होने से ऊंचे उठते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक तटबंध या लेवीज कहते हैं। नदी विसर्प। जब नदी खुले मैदान में बहती है तो इसका वेग बहुत मंद पड़ जाता है। बहुत मंद वेग के कारण जरा सी रुकावट से ही नदी अपने मार्ग को बदल लेती है। अतः नदी एक सीधे मार्ग में नहीं बह सकती। नदी के मार्ग में अनेक छोटे छोटे घुमाव अथवा मोड़ पड़ जाते हैं। इन मोड़ों के अवतल किनारों पर नदी का अपरदन होने लगता है, जिससे ऊपर की मिट्टी कटकर गिर जाती है। दूसरी ओर अर्थात उत्तल किनारों पर नदी का जल मंद वेग से बहता है, जिससे वहाँ अपरदन की बजाय निक्षेप होने लगता है। फलस्वरूप ये मोड़ अर्थात घुमाव धीरे धीरे आकार में बढ़ जाते हैं। नदी के इन घुमावों को ही हम नदी विसर्प की संज्ञा देते हैं। गोखुर झीलें। विसर्पों के अवतल किनारों पर अपरदन और उत्तल किनारों पर निक्षेपण द्वारा ये मोड़ अधिक बड़े हो जाते हैं और इनका आकार अंग्रेजी के अक्षर एस की भांति हो जाता है। बाढ़ के दिनों में विसर्प का किनारा ऊपर के विसर्प के किनारों से मिल जाता है। फलस्वरूप नदी विसर्प मार्ग को छोड़कर सीधे व मोटे मार्ग पर बहना आरंभ कर देती है। इस प्रकार नदी अपने मोड़ को छोड़ देती है और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम गोखुर झील का नाम देते हैं। गुम्फित नदी या ब्रेडेड स्ट्रीम। नदी घाटी के निचले भाग में नदी द्वारा अपने तल पर अत्यधिक निक्षेपण होने के कारण उसकी धारा अवरुद्ध होने लगती है और वह कई शाखाओं में बंट जाती है। विभक्त धाराओं का एक जाल सा बन जाता है। धाराएं बालू की बनी अवरोधिकाओं द्वारा एक दूसरे से अलग होती हैं। अनेक शाखाओं वाली ऐसी नदी को हम गुम्फित नदी कहते हैं। ये अनेक शाखाएं आगे जाकर के दोबारा एक शाखा में भी परिवर्तित हो जाती हैं। नदी मुख के ऊपर बनने वाली जो आकृति है, जो निक्षेपण से निर्मित होती है, उसका नाम है डेल्टा। जब अंत में नदी का बहता हुआ जल सागर के रुके जल से मिलता है तो घर्षण के कारण उसका वेग बिल्कुल ही कम हो जाता है। वेग कम होने से नदी की नदभार या बहाकर ले जाने की जो शक्ति है वो भी कम हो जाती है। फलस्वरूप
नदी अपने मुख पर नदभार का निक्षेपण कर देती है। नदी के मुख पर नदभार के निक्षेपण के कारण कई छोटी नदियाँ बन जाती हैं जो नदी की अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं और सागर की ओर बहने लगती हैं। इन शाखा नदियों द्वारा भी अपने अपने मुख पर इस प्रकार का निक्षेपण होने लगता है। नदभार के इस प्रकार के निक्षेपित होने से त्रिकोणाकार का स्थल रूप बन जाता है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने नदी के द्वारा अपरदन और निक्षेपण के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन किया। थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ कुलदीप शर्मा, लेक्चरर जियोग्राफी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुंडो, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश।